हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 63। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 63वां वीडियो है। और इससे पहले 62 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के उदाहरण स्टार्ट करने हैं। और हमने यूनिट नंबर 12 को थ्योरी में तो पूरा पढ़ लिया है, अब हमें देखने हैं एनसीईआरटी के उदाहरण, और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के उदाहरण, और ये भाग नंबर 1 है उदाहरण वाली वीडियोस का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा उदाहरण नंबर 12.1 क्या है, ध्यान से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। इसमें कहा है निम्न अणुओं में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या बताओ। हमें बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो होते हैं पाई बॉन्ड। एक तो बात ये पता होनी चाहिए आपको कि सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होगा, बाकी दो बचे हुए क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जो भी संरचना आपको दी जाती है उस संरचना को आपको खोलकर लिखना है, यानी उसमें हर एक परमाणु को बॉन्ड से जोड़ना है। तो यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हो तो आप बता दोगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो देखते हैं इसका कै पार्ट क्या है। ये दे रखा है HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C है सिंगल बॉन्ड, ऊपर H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसमें और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की संख्या बतानी है। देखो यहाँ तो सारे बॉन्ड खुले हुए हैं, पर ये वाला ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड इन्होंने खोल नहीं रखा है, दिखा नहीं रखा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, होगा ना ऐसे जुड़ा हुआ। और ये जो तीन हाइड्रोजन हैं इन्हें भी इन्होंने खोल के नहीं दिखाया है। इसमें एक हाइड्रोजन तो ऊपर जुड़ा हुआ होगा इस तरह, एक हाइड्रोजन इसमें नीचे जुड़ा हुआ होगा, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इधर। अब हमें गिनने हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। आपको पता है कि एक सिग्मा तो यहाँ होगा, एक ये सिग्मा होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दो हो गए। एक सिग्मा यहाँ होगा, तीन हो गए। एक सिग्मा ये है, चार। और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, पाँच। और इस वाले सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, छः। यहाँ सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, सात। और इस सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, आठ हो गए सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है इसमें भी एक सिग्मा है, नौ हो गए सिग्मा बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड है इसमें भी एक सिग्मा है, 10। तो टोटल हमारे पास 10 सिग्मा बॉन्ड हुए। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 10। तो इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 10 हैं सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड कितने होंगे। ध्यान से समझते रहना एक एक चीज को। मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं ना आप, इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई हो गए, दो पाई बॉन्ड ये हो गए। और एक डबल बॉन्ड में यहाँ भी एक सिग्मा होगा एक पाई, तो एक बॉन्ड ये हो गया, तो तीन हो गए ना। दो तो यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितने हो गए, तीन बॉन्ड हो गए। ठीक है, पता है ना आपको। दोबारा देख लो एक बार कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दो पाई। तो दो पाई है यहाँ, एक पाई ये वाला और एक पाई ये वाला, दो। और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल पाई कितने हुए, तीन बॉन्ड हुए। इसलिए हमने यहाँ लिखा है पाई बॉन्ड कितने हैं, तीन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखना आप।
चलो इसका अगला पार्ट देखते हैं, ख पार्ट क्या है। ये दे रखा है स्ट्रक्चर हमें, और इसमें हमें बताने हैं कितने सिग्मा कितने पाई हैं। देखो यहाँ CH2 दे रखा है ना, इस CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ये नीचे मैंने लिख दिया, देखो नीचे लिख दिया, ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद ये डबल बॉन्ड ये दिखा दिया हमने, ये कार्बन जोंगा त्यों है, ये डबल बॉन्ड जोंगा त्यों है, ये CH इस कार्बन से हाइड्रोजन नीचे ऐसे जोड़ के दिखा दिया है, सिंगल बॉन्ड जोंगा त्यों है, CH3 कार्बन के तीनों हाइड्रोजन ये दिखा दिया हमने अलग अलग। तो सारी संरचना को आपको विस्तृत रूप में लिखना आना चाहिए, खोल के लिखना आना चाहिए संरचना को। अब आप गिन के बता सकते हो बड़ी आसानी से, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अब सिग्मा गिनो, सिग्मा कितने हुए, देखो सिग्मा हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 हुए सिग्मा बॉन्ड, ये लिख रखा हमने। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 9। पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं, एक तो यहाँ है डबल बॉन्ड में और एक इस डबल बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 ही हैं बस पाई बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया ना। तो बस यहाँ जो है कंसेप्ट आपका एक ही लगा है, कंसेप्ट यह है कि सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड कहीं है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक बॉन्ड पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से, सिग्मा और पाई बॉन्ड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है हमारा उदाहरण नंबर 12.2 यानी 12वीं यूनिट का दूसरा उदाहरण। इसमें कहा है निम्न यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। संकरण अवस्था, देखो संकरण अवस्था मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है, कई क्वेश्चंस में सिखा रखी है संकरण अवस्था निकालनी। देखो ये है हमारे पास CH3Cl, इसमें कार्बन का संकरण बताना है, तो हमने CH3Cl की संरचना खोल के लिख ली। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक इधर और एक तरफ Cl है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए एक Cl जोड़ दिया। अब आपको देखने हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। मुझे यूं बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। अब यूं बताओ इस कार्बन परमाणु पर क्या कोई लोन पेयर है। आप कहोगे कि सर इसके पास तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही इसने बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर कहाँ से आ जाएगा, इसके पास तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब इसके बाद लोन पेयर नहीं है तो हमने लिख दिया लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं पता है ना आपको, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हमें क्या करना होता है, जिस परमाणु का संकरण निकालना होता है उस परमाणु के ऊपर हम देखते हैं कि उस परमाणु ने कितने तो बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड और कितने हैं उसके पास लोन पेयर। हम इन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के जोड़ को निकालते हैं, 4 में 0 जोड़ दिया तो 4 ही आए, तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के 4 कक्षक ही संकरण की क्रिया में हिस्सा लेंगे, और 4 कक्षक में एक तो होगा S कक्षक और 3 होंगे P कक्षक, ये भी P होगा, ये भी P और ये भी P। तो संकरण की क्रिया में जब एक S कक्षक और 3 P कक्षक भाग लेते हैं, क्योंकि 4 कक्षक थे ना यहाँ, इसलिए मैंने एक S कक्षक कहा और 3 कहे P कक्षक, तो इस संकरण को आप कहोगे sp3। क्या कहोगे, sp3 संकरण। इसलिए यहाँ CH3Cl में कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्लियर होगी बात। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ख में इन्होंने कहा है CH3 का होल ट्वाइस CO, CO के दोनों तरफ एक एक CH3 है। देखो हमने यहाँ बीच में तो CO बना दिया, इधर भी जोड़ दिया CH3 और इधर भी जोड़ दिया CH3, दोनों तरफ एक एक CH3 हमने जोड़ दिया। अब देखो हमें इस कार्बन का भी संकरण बताना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिखा है C1 पहला कार्बन। इस कार्बन का भी संकरण बताना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिखा है दूसरा कार्बन, और इस कार्बन का भी संकरण बताना है, इसके ऊपर लिखा है तीसरा कार्बन। तीनों कार्बन का संकरण हमें बताना है। अब देखो ध्यान से,
जब आप पहले कार्बन को देखते हो तो पहले कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। तो इसलिए हमने पहले कार्बन में बताया है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और लोन पेयर तो कार्बन के पास होता ही नहीं, इसे तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही वो बॉन्ड बना लेता है, इसलिए कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लोन पेयर लिखे ही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में जब भी आप कार्बन का संकरण निकाल लोगे तो कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं, तो उसे लिखने का फायदा ही क्या है? समझ रहे ना आप बात? तो यहाँ हमने लिखा कि पहले कार्बन में सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 4 ही तो कक्षक होंगे जो संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे होंगे। और 4 कक्षक जब संकरण की क्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उनमें से एक तो होता है एस का कक्षक और 3 होते हैं पी के कक्षक, इसलिए यहाँ संकरण हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। अब आप दूसरे कार्बन को देख लो। दूसरे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा? ये सिग्मा बॉन्ड है सिंगल है, ये सिग्मा बॉन्ड है सिंगल है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई तो होगा। तो दूसरे कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए बताओ? आप कहोगे कि सर 3 ही बनाए सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है। दूसरे कार्बन ने तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए हमने लिख दिया C2, यानी दूसरे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो इसका मतलब संकरण की क्रिया में केवल 3 ही कक्षक हिस्सा ले रहे हैं। और जब संकरण की क्रिया में केवल 3 कक्षक हिस्सा ले रहे हैं तो एक तो होगा उनमें से S कक्षक और 2 होंगे P के कक्षक, इसलिए हम कहेंगे कि संकरण क्या है? sp2। क्या है? sp2। अब आप इसे देख लो जरा, इसे देखो तीसरे कार्बन को। तीसरे कार्बन में चारों कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड हैं, और सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो चारों ही इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए हमने लिखा तीसरे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण की क्रिया में 4 ही कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, और जब 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा लेते हैं तो ऐसा संकरण क्या होता है? ऐसा संकरण होता है sp3 संकरण। क्या होता है? sp3 संकरण। तो ये sp3 संकरण होगा हमारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अगले पार्ट पे देखो जरा। ये हमारे पास पार्ट नंबर गए। इसमें इन्होंने दिया है CH3CN, इसमें 2 कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन है ये वाला, और एक तो ये। CH3 की संरचना खोल के लिख दी हमने, एक कार्बन बीच में, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। और CN ये कार्बन है ये वाला, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन इसके पास। पहले कार्बन का संकरण हमें बताना है और दूसरे कार्बन का। तो पहले कार्बन में आपको साफ दिखाई दे रहा कि चारों इसने सिंगल बॉन्ड बना रखे, तो चारों क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसलिए हमने लिखा कि C1 में सिग्मा बॉन्ड 4 हैं। जब सिग्मा बॉन्ड 4 हैं तो संकरण की क्रिया में 4 ही कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, और जब 4 कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे तो संकरण होगा sp3। एक S कक्षक होगा, 3 P कक्षक होंगे। जबकि दूसरे कार्बन को आप ध्यान से देख लो, दूसरे कार्बन में आपको साफ दिखाई दे रहा कि ए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, और यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होगा। तो दूसरे कार्बन ने तो सिग्मा बॉन्ड 2 ही बनाए। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2। तो इसलिए हमने लिखा है C2, यानी दूसरे कार्बन में सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, और जब सिग्मा बॉन्ड 2 हैं तो संकरण की क्रिया में 2 ही कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, तो एक तो उनमें से S कक्षक होगा और एक होगा P कक्षक। तो इसलिए हम कहेंगे कि संकरण क्या है? sp है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका अगला पार्ट देखते हैं। घ इस बार इन्होंने कहा है HCONH2। ये H परमाणु हमने यहाँ बना दिया। संरचना को खोल के लिखने की बहुत आवश्यकता है। जब आप संरचना को खोल के लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किसी भी परमाणु ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और जब आपको पता चलेगा कि किसी परमाणु ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तभी आपको पता चलेगा कि वो संकरण कौन सा दिखा रहा है। ठीक है, चलो इसे देखो जरा, हमने इसकी संरचना को खोल के लिख दिया। अब हमारे पास कार्बन तो एकमात्र यही कार्बन है। अब मुझे यूं बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा,
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए हैं? 3 हुए ना। तो 3 सिग्मा याद रखने आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, इसलिए हमने लिखा है कि कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो 3 ही कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे होंगे। इसमें एक तो होगा एस कक्षक और 2 होंगे पी कक्षक, इसलिए संकरण क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट, अंग। अंग ये होता है अंग, अंग खाली, इसे कुछ बच्चे कहते हैं डे, डे नहीं है, अंग है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 का स्ट्रक्चर देखो, ये खोल दिया हमने CH3, इस कार्बन पे 3 H जोड़ दिया, देखो सिंगल बॉन्ड CH में कार्बन यहाँ H नीचे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों है, CH को खोल के लिख दिया, ये कार्बन है, नीचे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमारे पास इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं। इन चारों कार्बन परमाणुओं के बारे में आपको बताना है। पहले कार्बन परमाणु पर सिग्मा बॉन्ड देख लो कितने हैं, 4 है ना, चारों सिंगल है, और 4 हैं तो 4 ही कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा लेंगे, इसलिए संकरण sp3 होगा, एक s कक्षक होगा, 3 p। दूसरे कार्बन में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक तो यहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, और एक यहाँ, 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकरण sp2 हो जाएगा। तीसरे कार्बन में एक सिग्मा यहाँ होगा, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा ना, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो 3 है, तो 3 है तो इसका भी संकरण sp2 होगा। अब चौथे कार्बन में देखो, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ इस जगह, और इस ट्रिपल बॉन्ड में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब 2 ही हुए, तो इसलिए हमने लिखा है C4 पर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकरण की क्रिया में केवल 2 ही कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, उनमें से एक S कक्षक होगा और एक होगा P कक्षक, sp संकरण इसलिए दिखाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.3, 12वीं यूनिट का तीसरा उदाहरण। निम्न यौगिकों में कार्बन का संकरण अवस्था एवं अणुओं की आकृतियां क्या हैं? कार्बन की संकरण अवस्था आना चाहिए, तो यहाँ की मात्रा लगा लेना आप। कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणुओं की आकृतियां बतानी है क्या हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। कार्बन की संकरण अवस्था जब आपने बता दी तो अणुओं की आकृति तो पता चली जाएगी, क्योंकि संकरण से ही हम अणुओं की आकृति पता लगा लेते हैं, ये चीज आपने पढ़ रखी है पहले से ही। देखो पहला है CH2 डबल बॉन्ड O, CH2O है, CH2 स्ट्रक्चर हमने खोल दिया, डबल बॉन्ड O। इस कार्बन में यूँ बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा सिग्मा। इस डबल बॉन्ड में क्या होगा? डबल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ होगा, तो हमने लिख दिया सिग्मा बॉन्ड 3 है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ही कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे होंगे, तो संकरण क्या होगा? sp2 होगा, एक s कक्षक 2p। और आपको याद होगा मैंने आपको समझाई थी ये सारी बातें कि sp2 संकरण की आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आकृति तो संकरण से अपने आप ही पता चल जाती है, यदि केंद्रीय परमाणु पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, और यदि केंद्रीय परमाणु पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आकृति को डिस्टर्ब कर देता है, जो हमने पढ़ा था वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, तो वहां मैंने आपको समझाई थी ये बात। चलो खैर अगला पार्ट देखो इसका, ख CH3F, देखो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक फ्लोरीन जोड़ दिया, चारों सिग्मा बॉन्ड है, देखो हैं चारों सिग्मा बॉन्ड, तो हमने लिख दिया सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, इसलिए संकरण sp3 होगा, और sp3 संकरण की आकृति होती है चतुष्फलकीय, ये याद होना चाहिए आपको, मैंने सिखा रखी है सारी बातें कि sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं इसका पार्ट गै। गै पार्ट में इन्होंने दिया है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कार्बन के ऊपर फोकस करो, आपको पता है सिंगल बॉन्ड एक तो यहाँ सिग्मा होगा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 2 ही तो हुए इसके पास, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण की क्रिया में 2 ही कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, इसलिए यहाँ संकरण होगा sp, और sp संकरण जहां भी होता है वहां आकृति होती है रेखीय आकृति या रैखिक आकृति, तो इस अणु की आकृति रेखीय या रैखिक होगी। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 12.4। 12.4 में हमें कहा गया है निम्न संघनित्र सूत्रों को पूर्ण संरचना सूत्रों में लिखिए। संघनित्र तो नहीं कहना चाहिए, संघनित कहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। संघनित कहते हैं कंडेंस, जो छोटे करके लिखे गए हों उन्हें आप खोल के लिख दो, पूरी तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है इस बात का कि भाई कार्बन को अपनी 4 संयोजकता पूरी करनी होती है, और 4 संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। बस आप वे 4 बॉन्ड बना दो किसी तरीके से। देखो जैसे ये CH3 है ना, ये कार्बन है, इस कार्बन को बनाया और तीनों हाइड्रोजन यहाँ यहाँ और यहाँ हमने बना दिए। फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, CH2 है, ये कार्बन बनाया, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया, एक नीचे। फिर उसके बाद ये CO है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और फिर C। फिर CH2 है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया। देखो 2 थे ना इस पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया नीचे, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड के बाद ये कार्बन हमने बनाया है और इस कार्बन पर जोड़े हैं 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन तक संरचना को खोल के लिखना है, इसे कहते हैं विस्तारित रूप में लिखना। और जब हम हाइड्रोजन को और एक जैसे हिस्सों को छोटा करके लिख देते हैं तो उसे कहते हैं संघनित रूप या कंडेंस फार्मूला, ठीक है। चलो ख देखो, इसका ख पार्ट में भी इन्होंने कहा कि खोल के लिख दो इस स्ट्रक्चर को, लिख देंगे खोल के। देखो CH3 ये बना दिया हमने, CH3 यहाँ CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH ये बना दिया CH, डबल बॉन्ड ये लगा दिया डबल बॉन्ड, CH ये बना दिया CH। अब इन्होंने कहा CH2 है 3, तो एक तो CH2 ये बनाया हमने, देखो CH2 है, एक CH2 ये बनाया 2 और एक CH2 ये बनाया 3। फिर CH3 कहा इन्होंने, ये बना दिया हमने C। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो जानी चाहिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बना लेने चाहिए। जिसकी जितनी संयोजकता होती है जिस अणु की, सॉरी जिस परमाणु की, उस परमाणु को उतने बॉन्ड बना लेने चाहिए। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 12.5, 12वीं यूनिट का 5वां उदाहरण। ध्यान से समझना, तुम्हें सारी चीजें मैंने सिखा रखी हैं पहले से ही, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है सिलेबस उससे बहुत ज्यादा सिखा रखा है आपको, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा। देखो इसमें कहा निम्न यौगिकों के संघनित संरचना सूत्र। अब देखो संघनित सूत्र लिखने हैं, एवं आबंध रेखा सूत्र लिखिए। आबंध रेखा सूत्र भी मैंने आपको सिखाए थे, याद होगा आपके, ठीक है। देखो दोनों सूत्र हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें इन्होंने दिया OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 CH3। इसका सबसे पहले बनाना है हमें संघनित सूत्र। OH जो का त्यों है, CH2 देखो कितने हैं, 1 2 3, तो हमने लिख दिया CH2 का होल थ्राइस। कंडेंस कर दिया ना, इसे संघनित कर दिया ना, इकट्ठा कर दिया ना। इन्होंने CH2 को कितना फैला रखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने देखा 3 CH2 है तो हमने लिख दिया CH2 का होल थ्राइस। फिर उसके बाद CH है ये लिख दिया, फिर CH3 है ये लिख दिया, फिर CH है ये लिख दिया। फिर देखा इस CH के ऊपर एक CH3 तो ये है और एक CH3, 2 CH3 अटैच हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया CH3 का होल ट्वाइस। तो ये तो हो गया संघनित सूत्र। अब हमें बताना था इसका बंध रेखा सूत्र। तो OH है ना, ये OH, हमने सबसे पहले OH को लिख लिया, OH ये लिख लिया OH। OH के बाद CH2 है, हमने ये लगाया CH2, ये CH2 है, ये जो यहाँ है ना, जो मैं ये हिस्सा CH, कितने CH2 हैं, 1 2 3 लगाओ, 1, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 3। फिर उसके बाद CH है, यहाँ होगा हमारा CH, यहाँ CH होगा, इस CH के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो हमने CH के ऊपर CH3 जोड़ना है, ये जोड़ दिया नीचे यहाँ किनारा खाली है तो CH3 होगा। उसके बाद एक CH और है, ये जोड़ दिया, लो ये CH है, इस CH के ऊपर भी CH3 जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया CH, ये किनारा खाली है ना ये वाला, तो यहाँ CH3 ही माना जाएगा। और फिर एक CH3 है, तो इसे कहते हैं आबंध रेखा सूत्र, ठीक है। इस सूत्र को ये बना रखा मैंने, देखो समझ रहे हैं ना आप। ये जितने भी
यहाँ CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, यहाँ है CH और ये है CH3 और ये भी CH है, ये भी CH3 है और ये भी CH3। जिस बच्चे ने पूरे चैप्टर को प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ा है एक डेफिनेट सीक्वेंस में, उसे बहुत मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को समझने। उसे तो पहले से ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए, एक डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। है देखो जरा क्या है में इन्होंने कहा है एंड ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर CH है, ऊपर OH है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। इसे कंडेंस करके लिख दो। फिर इन्होंने यूं कहा कि इसका आबंध रेखा सूत्र भी बना दो, संगणित सूत्र और आबंध रेखा सूत्र। अब आप इसमें एक चीज देखो जरा, आप एक चीज देखो, यहाँ CN है क्या? ये CN है ना, एक तो CN ये हो गया और एक CN ये हो गया। कितने CN है? 2, और एक इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH। तो CH, तो ये बीच वाला CH हमने क्या काम करा, ये जो CH है ना बीच में, इसे तो यहाँ बना दी। इस पे हमें एक तो जोड़ना है OH, ये जोड़ दिया OH, ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो, और 2 जोड़ने हैं इसके ऊपर CN, तो हमने CN का होल ट्वाइस कर दिया संघनित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो ये बन गया इसका संघनित सूत्र, ठीक है, कंडेंस फार्मूला। फिर हमें बताना था कि इस CH के ऊपर एक OH, 2 CN जुड़े हुए हैं, आबंध रेखा सूत्र बताना था। तो हमने, ये तो CH होगा बीच में, 2 तो जोड़ दिए इसके ऊपर CN, एक तो इधर जुड़ जाएगा, एक इधर, और एक जोड़ दिया OH, ये हो गया आबंध रेखा सूत्र। तो इस तरीके से हम आबंध रेखा सूत्र बना सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12.6। इस क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, 12.6 को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्न आबंध रेखा सूत्रों को विस्तारित रूप में लिखिए। खोल कर लिखना है, जैसे अभी पहले हमने क्वेश्चन करा था, तो हमें खोल के लिखना है। आपको इस बात का पता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि यहाँ जब आप इस जगह को देखते हो ना, इस जगह को देखो जरा, यहाँ आपको 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक बॉन्ड तो इधर है और एक बॉन्ड ये है, 2 ही तो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा, इसे देखो, एक बॉन्ड तो ये नजर आ रहा है आपको और एक ये। तो यदि कार्बन इस तरीके से 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास कितने बॉन्ड की कमी है बताओ? संयोजकता तो इसकी 4 होती है, कितने बॉन्ड की कमी है? 2 बॉन्ड की कमी है ना, तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देंगे। तो इसलिए इस कोने को, ये जो कोना हमने दिखाया है यहाँ, ये वाला कोना, ये देख रहे हैं ना आप, इस कोने को यहाँ दिखा रखा। इस कार्बन ने 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे थे और 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप इस कोने को दिखाओगे, इस कोने को दिखाओगे, आप यूं देखोगे कि हर एक कोना एक कार्बन होता है। तो इसलिए हमने कुल मिला के, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, एक बात को ध्यान से समझना, एक बात बताता हूँ कि यहाँ इस कोने पर हमें CH2 दिखाना है, यहाँ भी 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 CH2 दिखाना है। देखो हमने इन सभी कोने पे इस तरीके से CH2 दिखाए हैं, ठीक है। अब यदि मैं इस कोने की बात करूं, जरा यहाँ देखो, यहाँ देख रहे आप इस जगह जो मैं डार्क कर रहा हूं, जब आप इस जगह देखते हो तो यहाँ तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर। और जब इसके पास 3 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड की कमी? एक, तो इसके ऊपर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन, चाहे आप यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके ऊपर। तो इसलिए जरा इसे देखो ध्यान से, इस वाले हिस्से देख रहे आप, इस वाले हिस्से में यही वाला कार्बन दिखाया हमने, ये वाला, ये वाला कार्बन दिखाया है। तो इस पे 3 बॉन्ड तो थे ही, एक हमने जोड़ा है यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से इस वाले कार्बन की, देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा। देखो इस कार्बन ने नीचे में, यहाँ देखो जब संरचना खोल के लिखी हमने, 3 बॉन्ड थे, 1 2 और एक 3, तो हमने यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ा है, ये वाला। और ये तो आपको बताइए किनारे हैं, ये किनारा है CH3 होगा और ये भी किनारा CH3। तो इस तरीके से आप आबंध रेखा सूत्र से बना सकते हैं
विस्तारित रूप में लिखा गया सूत्र, उसमें हाइड्रोजन तक आपको खोलना होता है हर एक चीज। बस आपको देखना है कि कितने वहां बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन परमाणु ने। यदि कार्बन परमाणु के बॉन्ड 2 हैं तो 2 बॉन्ड की कमी है जो हाइड्रोजन से पूरी होगी, और यदि कार्बन परमाणु के बॉन्ड 3 हैं तो 1 बॉन्ड की कमी है जो हाइड्रोजन से पूरी होगी। जितनी भी कमी है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। अब इसे देखो जरा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ये तो CH3 है किनारा, और ये वाला किनारा भी CH3 है, और बीच में सारे CH2 हैं। तो हमें कार्बन कितने बनाने हैं? हमें कार्बन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और हाइड्रोजन पूरे कर दो। आपको बताइए कि किनारे वाले हाइड्रोजन, किनारे वाले कार्बन पर जुड़ेंगे 3 3 हाइड्रोजन, और बीच वालों पे 2 2 जुड़ेंगे। कर दोगे इसे तो? अब देखो इसका अगला पार्ट गए, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ CH2 होगा, यहाँ होगा CH, यहाँ CH3 होगा और ये OH है। संरचना खोल के लिख दो। आपको बताया जब ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ CH होगा इस जगह किनारे पे, यहाँ क्या होगा CH, कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन है, ये तो कार्बन होगा ना, ये वाला, ये यहाँ तो एक कार्बन है ना। देखो यदि यहाँ कार्बन बना दिया तो इधर 3 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड, संयोजकता पूरी होगी, इसलिए यहाँ अकेला कार्बन बनाया हमने। फिर यहाँ क्या है CH2, ये बना दिया CH। फिर यहाँ क्या है CH, ये बना दिया CH। इस CH पे जुड़ा हुआ है एक OH, ये बना दिया OH, और यहाँ CH3 है, ये बना दिया CH3। बताओ समझ में आ रही क्या बात? इस तरीके से आपको विस्तारित रूप लिखना आना चाहिए। चलो अगला पार्ट देखते हैं इसका, घ। घ देखते हैं क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ भी CH। सारी संरचना हमने खोल के लिखी है, बिल्कुल हाइड्रोजन तक बॉन्ड से जोड़ रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ वाला जो CH3 है ना, मैं बताता हूँ आप, ये वाला जो CH3 है ये बना रखा हमने, देखो खोल के बना, और ये वाला CH3 यहाँ बना दिया, देख रहे हैं ना आप। और यहाँ था CH, ये बना दिया CH, और यहाँ भी CH होना चाहिए था, ये बना दिया CH। आप H को चाहे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो। ये CH3, ये CH3 बना रखा, और यहाँ वाला CH3 ये बना रखा। देखो आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको संरचना जो है वो 3 तरीके से आनी चाहिए बनानी। संघनित सूत्र आने चाहिए बनाने संरचना सूत्र में, संघनित, विस्तारित और आबंध रेखा सूत्र। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12.7। इसमें कहा है कोष्ठक में दिए गए IUPAC नाम गलत क्यों हैं। ठीक है, हमें बताने हैं कोष्ठक में दिए गए IUPAC नाम गलत क्यों हैं। देखो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इधर से यदि नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हो तो CH3 आ रहा है यहाँ से दूसरे नंबर पे, और यदि राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो CH3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो आपको बताएं नंबरिंग हमें लेफ्ट से करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, यही लिख रखा है इन्होंने। देखो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये नाम तो सही है, पर ये यूँ कह रहे कि यदि हम नंबरिंग इधर से कर देना, इधर से, तो ये बैठेगा 1 2 3 3 4 7, तो नाम हो जाएगा 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ये नाम गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि नंबरिंग इसमें गलत कर रखी। अब नंबरिंग गलत क्यों कर रखी पता ना आपको? नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से क्रियात्मक समूह या साइड चेन नजदीक बैठते हों। तो क्रियात्मक समूह या साइड चेन नजदीक बैठते हैं इधर से, लेफ्ट साइड से, इसलिए हमें नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी चाहिए। इधर से करनी चाहिए, लेफ्ट साइड से। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इधर से
आपके ग्रुप नज़दीक हैं, साइड चेन कह दो या क्रियात्मक समूह, जो भी कुछ कहते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ कारण लिखा है हमने, चूंकि साइड चेन यानी CH3 ग्रुप लेफ्ट साइड से पास है, न कि राइट साइड से। तो जिधर से नजदीक है उधर से नंबरिंग करो, या फिर सीधी बात है, नियम और भी लगा सकते हो आप जो है ना, इनका टोटल मार के देख लो तीनों का, और इनका टोटल मार के देख लो। तो जिधर से टोटल कम बैठेगा वो ये 2 5 6 ही होगा। जिधर से क्रियात्मक समूहों की स्थितियों का योग कम बैठता है उधर से हमें नंबरिंग करनी चाहिए। ये चीज सिखाई थी ना मैंने आपको, इसलिए गलत है। अब ख में देख लो, चलो इसे भी देखते हैं। इसमें 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, यहाँ C2H5 ग्रुप आ रहा है, इथाइल। और यहाँ 1 2 3 इधर आ रहा आपका मिथाइल तीसरे कार्बन पर। अब सवाल खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में कि सर इधर से तो आ रहा तीसरे कार्बन पर इथाइल जो ई से शुरू होता है, और इधर से तीसरे कार्बन पर आ रहा है मिथाइल जो एम से शुरू होता है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से? तो मैं कहूँगा कि भाई आप यूँ देखो, ABCD में ई पहले आता है या एम? तो आप कहोगे कि सर ई आता है पहले, और जब ई पहले आता है तो नंबरिंग ई यानी इथाइल की तरफ से ही होगी, यानी इधर से होगी नंबरिंग। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हुआ 3 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है, ये नाम सही लिखा हुआ है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। और यदि ये नंबरिंग इधर से कर रहे हो उल्टी तरफ से, ठीक है, तो फिर 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन होगा, जो गलत है। क्यों करेंगे उधर से नंबरिंग भाई, जब हमें नियम याद हैं सारे, सारे नियम तो मैंने आपको सिखा रखे, तो हम क्यों करेंगे इसमें गलत नंबरिंग, करने के ही नहीं। तो कुल मिला के हमने नीचे लिखा है, क्योंकि ई एम से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD के क्रम में, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से होगी, इधर से होगी नंबर, ना कि इधर से होगी, इधर से नहीं होने की नंबरिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 12.8। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखने हैं, सारे सिखा रखे हैं आपको IUPAC नाम। ये यौगिक है एक, इस यौगिक में आपको एक तो OH नजर आ रहा जो प्रधान क्रियात्मक समूह होगा, और एक नजर आ रहा मिथाइल। इधर से तीसरे कार्बन पर OH है, जबकि इधर से तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल तो कुछ भी नहीं है OH के सामने, OH ज्यादा सीनियर है, तो नंबरिंग हम सीनियर की तरफ से हमने करी। देखो यहाँ 1 2 इधर से ही तो लिखा हमने। तो अब आपको नियम नंबर 3 समझाया था मैंने, याद होगा आपके, नियम नंबर 3, और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कोई प्रीफिक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो प्रीफिक्स इसमें लगेगा इसका CH3 का मिथाइल, छठे नंबर पे मिथाइल है, हमने लिख दिया 6 मिथाइल। फिर आपको देखना होता है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्क का नाम। 8 है, 8 कार्बन है, तो हम लिखेंगे यहाँ ऑक्ट, पर AN लगाएंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं केवल यहाँ जो रूट वर्ड लिखता वो ऑक्ट लिखता, यदि यहाँ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता। पर यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैंने रूट वर्ड लिखा है ऑक्टेन, ये N तक लिखा है ऑक्टेन। फिर उसके बाद आप लगाओगे इन, इन यहाँ है नहीं कहीं, आइन लगाओगे, आइन भी नहीं है, प्रधान क्रियात्मक समूह है इसमें OH, उसका सफिक्स लगेगा, और इसका सफिक्स होता है अल्कोहल का ऑल, 3 ऑल, तो हमने लिख दिया 3 ऑल। तो इसका नाम हो गया 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। ये इस तरह के IUPAC नाम लिखने के लिए जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना, नियम नंबर 3 था वो शायद, वो ही, बस यदि वो नियम आपको लगाना आ गया ना तो आप गलती करने के ही नहीं हो कहीं भी। इसका नाम देखो, चलो अच्छा इसका नाम, इसमें आपको पता है कि इसमें आपको एक तो ग्रुप ये मिल रहा कीटोन, और एक कीटोन ही है, 2 कीटोन है, और कुछ है ही नहीं। तो नंबरिंग राइट से करूं, राइट से तो दूसरे नंबर पे कीटोन आ रहा, लेफ्ट से यदि नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा, तो क्यों करूंगा मैं लेफ्ट से नंबरिंग, राइट से करेंगे हम नंबरिंग। तो हमें सबसे पहले देखना है कोई प्रीफिक्स है क्या, तो प्रीफिक्स तो इसमें है ही नहीं कोई, और जब इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो फिर एल्क का नाम लिख लो बस सीधा। एल्क का नाम हमने लिख लिया, 6 कार्बन है, हेक्सेन,
आप कहोगे कि सर हेक्सी लिख देते, एन क्यों जोड़ा आपने? इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ जो है कार्बन की श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर हेक्सी लिखता मैं, यहाँ एन ना लिखता। फिर हमें लिखना होता है इन, वो है नहीं। आइन लिखना होता है, वो भी नहीं है। फिर है प्रधान क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, जो है हमारे पास दो कीटोन, और इनका अनुलग्न होता है ओन, ओ एन ई, ओन। तो हेक्सेन 2,4 डाइओन। देखो दूसरे और चौथे पे हैं, डाई माने दो हैं, ओन माने कीटोन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा थर्ड पार्ट में, एक तो है ये कीटोन, एक ग्रुप तो यह है, और एक है COOH, दो ग्रुप हैं। इनमें आपको साफ नजर आ रहा होगा प्रधान क्रियात्मक समूह कौन है ये, तो इसका तो लगेगा सफिक्स और इसका लगेगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कीटोन का होता है ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। तो 5 ऑक्सो, पांचवें कार्बन पे ही तो है कीटोन। 5 ऑक्सो हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन है, रूट वर्ड हेक्सेन। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड। हेक्सेन ओइक एसिड। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ जो है ना हेक्सेन के बीच में क्यों लिखते हैं वन, वन ओइक एसिड? नहीं, हेक्सेन वन ओइक एसिड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हेक्सेन ओइक एसिड लिखो, क्योंकि जो COOH ग्रुप है वो सीनियर है, वो फर्स्ट पोजीशन रिटेन करता है, हमें इसकी पोजीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाओ आप। नंबर 4 ये, इसमें आपको नजर आ रहे होंगे कि सर यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, एक डबल बॉन्ड ये आ गया, एक डबल बॉन्ड ये। इधर से पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड वाई आइन होता है ना, और डबल बॉन्ड ई। ABCD में ई पहले आता है या वाई? आप कहोगे कि सर ई आता है पहले। ई आता है तो नंबरिंग इधर से होगी भाई, इधर से नंबरिंग होगी, तो हमने इधर से ही नंबरिंग कर रखी है, देखो ऊपर देख रहे। तो इसमें प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही इसमें क्रियात्मक समूह है, और इनके तो सफिक्स ही लगते हैं। तो आप एल्क लिख लो, कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स देखो, अब हेक्सेन तो नहीं लिखा मैंने, हेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ चुके हैं। हेक्स। हेक्स के बाद क्या लिखना? इन लिखना होता है। इन है पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर इन, 1,3 डाई इन, दो जगह इन है। फिर लिखना होता है आइन, पांचवें कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने लिखा है 5 आइन। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने 9वें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित की संरचनाएं लिखिए। मतलब इन्होंने IUPAC नाम दिए हैं और उनका स्ट्रक्चर हमें बताना है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लोरोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, ऐसे बनाते हैं, देखो हेक्सेन से मुझे पता चला 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हैं, ये 6 कार्बन जोड़ दिए। नंबरिंग मैंने इनके ऊपर लिख दी इधर से ही, चलो 1 2 3 4 5 6। मुझे पता चला था हेक्स से, तो पता चला था कि 6 कार्बन है, एन से पता चला था सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब मुझे दूसरे कार्बन पर जोड़ना है क्लोरो, बस दूसरा कार्बन ये है, यहाँ एक Cl जोड़ दो और बाकी संयोजकता पूरी कर दो कार्बन की, किसकी मदद से? हाइड्रोजन की मदद। वो तो कर ही दोगे आप, कर दोगे ना। तो हमें कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से कार्बन पहले बना लेने चाहिए, ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ये वाला। हाइड्रोजन पूरे कर रखे हैं, दूसरे कार्बन पर Cl है, 2 क्लोरो और 6 कार्बन हेक्सेन। ठीक है ना। चलो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो जरा दूसरे क्वेश्चन को। इसमें कहा पेंट माने 5 कार्बन है, 4 इन 2 ऑल। पेंट माने 5 कार्बन बना लो आप, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। अब देखो पेंट 4 इन, चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये बना दिया। 2 ऑल, दूसरे कार्बन पर OH है, बस ये बना दी। हाइड्रोजन तो पूरे कर ही दोगे कार्बन के, कर दोगे ना, बस हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ये वाला, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको।
इस तरीके से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पता है ना इस बात का। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे, और यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से परफेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, देखो 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, तो मैं पहले इसे पकड़ूंगा, इसे साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन यानी 6 कार्बन वाला, साइक्लो माने चक्र, और यहाँ कहीं भी लगा दूंगा एक डबल बॉन्ड, जैसे तीन है ना इसलिए डबल बॉन्ड, नंबरिंग दिखा दी 1 2 3। अब इन्होंने कहा है तीसरे कार्बन पर नाइट्रो है, तो बस यहाँ NO2 जोड़ दो, ये जोड़ दिया, बन गया आपका, ये स्ट्रक्चर बन गया जो मैंने बना रखा है यहाँ। ठीक है, प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस पर ध्यान लगाओ सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। तो आपको पता है साइक्लोहेक्स माने, हम साइक्लोहेक्स है तो ऐसा बना लेंगे साइक्लोहेक्स, और नंबरिंग आप पहले ही डाल दो इस पे, 1 2 3 4 इस तरह। साइक्लोहेक्स 2 in, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है बना दिया, 1 ऑल पहले नंबर पे OH जुड़ा हुआ है ये बना, तो बन गया स्ट्रक्चर। क्या मुश्किल है कुछ भी, प्रैक्टिस होगी तो सब आसान हो जाएगा। और देखो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको एक तो किसी भी चैप्टर को एक डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। यदि आप चैप्टर को डेफिनेट सीक्वेंस में पढ़ोगे, निश्चित क्रम में पढ़ते चले जाओगे, तो सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आपके, पहली बात। और दूसरी बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाया करो, आपके पास जो भी किताब है उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करा करो। जितना, जब हम किसी टॉपिक को पूरा सीख लेते हैं ना, और उसके बाद हम उसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा वो टॉपिक और भी ज़्यादा मजबूत होता रहता है, और भी ज़्यादा मजबूत। इसलिए क्वेश्चन लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वैसे मैं NCERT के और भी बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं कराता ही रहता हूँ। चलो इस कंपाउंड को देखो, 5वें को, 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल, हेप्ट माने 8 कार्बन है भाई। ठीक है, हेप्टेनल है नल, एल्डिहाइड, 8, कितने हेप्ट माने कितने होते हैं 7, ऑक्ट माने 8 होते हैं, 7 कार्बन है, हमने 7 कार्बन बना दिए। ठीक है, हाइड्रोजन तो बाद में पूरे होते रहेंगे। 6 हाइड्रोक्सी नंबरिंग डाल के 6 नंबर पे OH जोड़ दिया, हेप्ट 7 कार्बन बना दिए। एल होता है एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं CHO ग्रुप, और ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करता है, तो पहले कार्बन को CHO में कन्वर्ट कर दोगे आप। C तो था ही आपके पास, बस आपको HO जोड़ना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, अब तो हो गया ये पूरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा निम्न के संरचना सूत्र लिखिए। अब फिर वही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है, संरचना सूत्र बनाने हैं। ऑर्थो इथाइल एनिसोल, सबसे पहले आप इस पे फोकस करो। एनिसोल मैंने आपको सिखाया था कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हो मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, या कुछ बुक्स में पता कैसे, कुछ राइटर्स ने ऐसे लिख रखा, CH3 को, CH3 जो है ना हमारा, इस CH3 को CH3 ना लिख के लिख रखा है उन्होंने। आप CH3 को मिथाइल लगता है ना, ME भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, आप OCH3 लिख दो या OME, एक ही बात है, ME माने मिथाइल। तो ये तो हो गया हमारा एनिसोल। ऑर्थो इथाइल, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा। ऑर्थो पे आपको इथाइल जोड़ना, बस यहाँ C2H5 जोड़ दो इस जगह, क्या जोड़ दो, C2H5, तो बन गया आपका, ये कंपाउंड बन गया, यही बना रखा हमने यहाँ, हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, इसी तरीके से इन्होंने कहा पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ हो, एनिलीन, पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन के पैरा पोजीशन पर कौन है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट अगला, 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन माने कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो हमने 5 कार्बन बना लिए एक चैन, इस तरह बना सकते हो आप, जैसे ये चैन बना रखी है मैंने, 5 कार्बन है, नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5। अब देखेंगे 2,3 डाइब्रोमो,
दूसरे पे ब्रोमो जोड़ दिया, तीसरे पे ब्रोमो जोड़ दिया, 1 फिनाइल, पहले कार्बन पर एक बेंजीन रिंग जोड़ दी, देखो फिनाइल जोड़ दिया, पेंटेन है ये, ठीक है। तो ये अबंध रेखा सूत्र से ही बना दिया हमने इसका संरचना सूत्र। आप चाहो तो CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद घ यानी लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। तो फोकस करो नाइट्रोबेंजीन पर, ठीक है। बेंजीन रिंग बनाओ, वहां नाइट्रोबेंजीन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर आपको जोड़ना है नाइट्रोबेंजीन है ना, NO2 जोड़ दो। फिर इन्होंने कहा 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो, 1 फ्लोरो, यहाँ फ्लोरो जोड़ दो या इधर भी जोड़ सकते थे, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 ऐसे। 4 इथाइल, चौथे नंबर पे इथाइल जोड़ना है C2H5 ऐसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है ये, क्योंकि ये जो बी समषटभुज होता है, ये बेंजीन रिंग जो है ना वो समषटभुज होता है, ठीक है बेटे। तो आज तो बस हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ये हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कुल। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 10। इसके बाद के अगले क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। जैसे ही हमारे उदाहरण खत्म होंगे हम NCERT का एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अगला यूनिट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए ही मैं हर एक यूनिट में इतने वीडियोस बनाता हूँ, जिससे आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो और जिस चीज़ को आप सर्च करो वो चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है बेटे। तो बस आज तो इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।